नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम राय। यूपीएससी प्रीलिम्स हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। तो हमारे साथ हमारे मेंटर्स जुड़े हुए हैं आई टॉपर्स के। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं एक सिविल सर्वेंट भी रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें हम थोड़ा-सा कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले चीज़ों को लेकर। और मैंने काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेंटरशिप दे रहा हूँ। लगभग अगर मैं बात करूँ 2017 में सिलेक्टेड रहा हूँ। कैंडिडेट की बात करें, वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनको मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो क्या मिस्टेक ऐसी करते हैं वो? देखो, यूपीएससी में मिस्टेक्स का क्या ना, यूपीएससी का गेम थोड़ा-सा समझना पड़ता है। यूपीएससी कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें खास करके यही ट्रिक है, एलिमिनेशन स्किल्स आपके अंदर आ जाए, एनालिसिस स्किल आ जाए, और खास बात है कि जो उसमें स्टेटमेंट दिया है वो समझ में आने लगे। तो ये अगर उसके समझ में आ रही है तो यूपीएससी जल्दी आसान हो जाता है। क्योंकि इस टाइम पर लड़का जब एग्जाम आता है ना, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वो हो जाता है, कह सकते हैं कि मेंटली हैरेस होना, मेंटली परेशान होना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन ले लेना, बढ़ लेना, और फिर बीमार होना शुरू होता है और कुछ भी कवर नहीं होता। जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट, इन दोनों में ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? जनरल नॉलेज इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का ही नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज क्योंकि अगर वैसे नॉलेज देखेंगे कौन सा ये बड़ा है, कौन सा प्लेटफॉर्म बड़ा है, ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसी को हम जनरल नॉलेज बोल देते हैं आज की डेट में। यूपीएससी की बात यह है कि बुक का लाइन टू लाइन कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। बियॉन्ड द बुक आप सोसाइटी से कनेक्ट करेंगे, करंट से, करंट में सिचुएशन कैसी चल रही है उससे कनेक्ट करेंगे। देन आप उसमें कोई भी हर एक लाइन का मीनिंग है, हर एक लाइन की उसमें अंडरस्टैंडिंग है, क्यों ये लाइन दी गई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो बुक्स में या आपकी नोट्स में जो लाइन लिखाई गई है, उस लाइन का पर्पज क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। सर, अगर हम रिपीटर कैंडिडेट्स की बात करें, जो एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो रिपीटर्स है उनके लिए तो देखो, उन्हें तो पहली बात इतना रिपीट कर चुके हैं तो उन्हें आइडिया खुद होगा कि कहाँ पर हम लैकिंग हो रही है उनकी। अब अगर मैं उनसे कहूँ एकदम से, तो उनके और सभी का माइंडसेट अलग हो चुका है और उन्हें खुद देख रहे हैं। अब अगर उसके बाद भी उन्हें ढूंढ पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए बेटर ये है कि वो कहीं ना कहीं जैसे जुड़ जाएगा, या फिर जैसे कि हम स्किल सिखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि वीडियो के थ्रू उसे उतनी जल्दी समझ में चीजें ना आए, क्योंकि वीडियो मार्केट में बहुत है, यूट्यूब में बहुत पड़ा है। तो वो किसी ना किसी जो क्वालिफाइड पर्सन है, या फिर उसका जो मेंटोर है, नॉट क्वालिफाइड नहीं हो, बहुत टाइम से एक्सपीरियंस हो उसे पढ़ाने का और बच्चों को मेंटोर कर रहा है, तो उनसे जाके मिले। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम राय। यूपीएससी प्रीलिम्स हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। ऐसे में सही रिवीजन, सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी पहल के तहत आई टॉपर्स लेकर आया है मैराथन सीरीज 2026। तो हमारे साथ हमारे मेंटर्स जुड़े हुए हैं आई टॉपर्स के। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं आई टॉपर में एक आज फैकल्टी या मेंटोर कह सकते हो उसमें हूँ। जी। और मैं आई टॉपर के साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ, और मैं एक सिविल सर्वेंट भी रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम थोड़ा-सा कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले चीज़ों को लेकर। और मैंने काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेंटरशिप दे रहा हूँ। लगभग अगर मैं बात करूँ 2017 में सिलेक्टेड रहा हूँ, उसके बाद से फिर मैंने अ, मेंटरशिप देना शुरू किया बच्चों को, और लगभग 34 स्टूडेंट्स मेरे अंडर गाइडेंस में निकले हुए हैं। तो फिर से हम आई टॉपर के साथ शुरू कर रहे हैं यही सीरीज़, और इसमें आने सर, का। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आई टॉपर्स शुरुआत करने का आपका सबसे अहम योगदान क्या है? और ये भी है कि जो आपने आई टॉपर्स प्रीलिम्स 2026 मैराथन सीरीज की शुरुआत की है, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? देखिए, मैराथन सीरीज तो एक ये भी होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैराथन सभी लोग करते हैं, आजकल का एक ट्रेंड ही चल चुका है। लेकिन हमारे मैराथन में और बाकी मैराथन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, फर्क होगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं खुद करा रहा हूँ, और मुझे जो एक्सपीरियंस है कि बच्चों को क्या नीड है एक्चुअली, हम उस पर काम करने वाले हैं। मैराथन से होता क्या है कि लास्ट टाइम पर बच्चा कई बार, जैसे कि मैं अगर बुक लेके बैठूं या आप लेकर बैठे, तो कई बार बुक से हम बोर हो जाते हैं। एक दिन में हो सकता है पूरी बुक ना पढ़ पाए, है ना? और रिवीजन हमें करना है। तो एक रिवीजन, जो क्विक रिवीजन है, जो हम खुद से नहीं कर सकते, वीडियो के थ्रू हम वो रिवीजन हो जाता है। बेसिकली ये एक इसका मेन पॉइंट होता है कि अगर मैराथन हम देख रहे हैं, मैराथन सीरीज शुरू कर रहे हैं, और उसमें बच्चा अगर हमें देख रहा है, तो उसका एक सेक्शन पूरा हमने इसीलिए थोड़ा सा मैराथन को भी थोड़ा सा कम पार्ट में तोड़ दिया है। जैसे कि अब जियोग्राफी है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, मैपिंग और फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी का मैराथन अलग किया कि हम इतना भी हौच पौच ना हो कि बच्चे को समझ ही ना आए। लेकिन ये भी है कि अगर उस सीरीज को पढ़ेगा तो उसका रिवीजन का टाइम बच जाएगा, काफी चीजें उसे समझ आ जाएंगी। हो सकता है बहुत सारी चीजें उसने छोड़ दी हो, या एग्जाम ओरिएंटेड हम मैराथन में कराएंगे तो उसको हेल्प हो जाएगी। ये एक मैराथन का होता है कि हमारा क्विक रिवीजन हो जाता है, एक दिन में रिवीजन हो सर, ये जाता है। क्लासरूम से कैसे अलग है?
नहीं, क्लासरूम से अलग, क्लासरूम का देखो, अगर जियोग्राफी हम पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, नॉट ओनली जियोग्राफी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कम से कम मिनिमम 1 मंथ लेता है कंप्लीट होने में ना। ये हम एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 10 से 12 घंटे में, 8 घंटे, 8 आवर्स हो सकता है, 12 आवर्स हो सकता है, इसमें हम एक ही दिन में कंप्लीट करें तो जो आपका 29 डेज है, 30 डेज है, वो आपके कम हो गया और आपका रिवीजन हो गया। क्योंकि आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमसे मैराथन ले रहे हैं, ऑलरेडी आपने क्लासेस कंप्लीट कर चुके होंगे, आपका टाइम है रिवीजन का, बट आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और आप टेंशन में भी हैं कि कैसे हम करें कंप्लीट, कैसे रिवीजन कर लें, तो मैराथन विल हेल्प, ये आप हेल्प करेगा उसमें, और कहीं न कहीं उसको बाहर निकालने में, कि उसकी झिझक और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लाने में हेल्प करेगा, और इमीडिएट कंप्लीट होता है। ये है सेम डे में। सर अगर हम कैंडिडेट की बात करें, वो मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, तो क्या मिस्टेक ऐसी करते हैं वो? देखो, यूपीएससी में मिस्टेक्स का क्या ना, यूपीएससी का गेम थोड़ा-सा समझना पड़ता है। यूपीएससी कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी, चाहे जितना बड़ा टॉपर हो, कोई भी हो, अगर ये सोचे कि बुक से पढ़ के और सिर्फ क्लासेस से पढ़ के यूपीएससी निकाला जा सकता है, तो इम्पॉसिबल है। सभी को 25 to 30 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बुक से पढ़ के या नॉलेज से अपने निकाल सकता है। उसके बाद आपका एनालिसिस पावर जो होती है, एक जो ब्यूरोक्रेट के अंदर होनी चाहिए, समझ, एनालिसिस पावर, दिमाग, एलिमिनेशन, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इसमें ख़ासकर कि यही ट्रिक है, एलिमिनेशन स्किल्स आपके अंदर आ जाए, एनालिसिस स्किल आ जाए, और ख़ास बात है कि जो उसमें स्टेटमेंट दिया है, वो समझ में आने लगे। तो ये अगर उसके समझ में आ रही है, तो यूपीएससी जल्दी आसान हो जाती है। अब बच्चा क्या करता है कि जब यूपीएससी करते हैं, तो उनको लगता है कि दुनिया भर की नॉलेज सब मेरे अंदर आ जाएगा, तभी मैं यूपीएससी निकाल पाऊँगा। जी। इसकी नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, आईआईटीएन देख लो आप, कोई भी हो, डॉक्टर हो, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। हाँ। मेंटोरशिप लेते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं। क्लासेस भी बहुत लोग नहीं करते हैं। रीजन ये है कि उनके अंदर ना वो एनालिसिस का, एलिमिनेशन का, जो साइंटिफिक जो माइंड यूज करते हैं, वो बहुत जल्दी क्रैक कराता है। यही सेम सभी को करना पड़ेगा, तभी हम बेटर इसमें रिजल्ट ला सकते हैं। इसीलिए हम हर मैराथन के बाद नेक्स्ट डे हमने टेस्ट सीरीज डिस्कशन रखा हुआ। उस टेस्ट सीरीज डिस्कशन में हम एलिमिनेशन स्किल, जो प्रीलिम्स में जो स्टेटमेंट है उनको समझना, कि हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स क्या कहता है, कैसे समझना है, एनालिसिस स्किल, वो सारी सिखाते हैं, हम इसमें बताएंगे। सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम जॉब छोड़ के तैयारी करेंगे, नहीं हुआ तो फिर पीछे हटना पड़ेगा, तो ऐसे में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रीलिम्स का जब एग्जाम आया, ऐसे तो जॉब नहीं छोड़े, अपना 5-6 घंटे अगर पढ़ रहा है लगातार, जी। सो ओके है उसके लिए। लेकिन लास्ट टाइम पे जब एग्जाम आता है, उस टाइम पे थोड़ा सा उसको लीव लेना चाहिए, और कम से कम मिनिमम नहीं हो तो 90 डेज की तो लीव लेनी चाहिए, 3 मंथ्स की, और उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करे। उसके लिए हमने एक पूरा स्ट्रैटेजी प्लस शेड्यूल तैयार किया हुआ है। उसमें ऐसा हुआ है कि कई बार होता है रिवीजन इतने टाइम्स होना चाहिए, जैसे 5 to 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो हमने इस हिसाब से उसको बनाया हुआ है, उसको मैनेज किया है, कि जिससे बच्चा इजीली, माइंड भी ज़्यादा ना लगाए, टाइम भी ज़्यादा उसका यूज ना हो। 8 से 10 घंटे ही, ऐसा नहीं कि 20 घंटे कर रहा है तो वो पागल हो जाए, बीमार हो जाए। क्योंकि इस टाइम पर लड़का जब एग्जाम आता है ना, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कह सकते हैं कि मेंटली हैरेस होना, मेंटली परेशान होना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन ले लेना, बढ़ लेना, और फिर बीमार होना शुरू होता है, और कुछ भी कवर नहीं होता। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लो होता चला जाएगा उसका, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ जाएंगे और नीचे डाउन चला जाएगा वो। तो टेस्ट सीरीज भी मैं कहता हूँ, कभी ज्वाइन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, पीवाईक्यू करो, स्किल सीख लो आप। इसके साथ साथ एक एक रिवीजन, कम से कम हमारा ये होता है कि विद इन 3 मंथ्स जो ये चल रहा है, इसमें 5 to 7 टाइम्स रिवीजन हो जाए हर सब्जेक्ट का, ऐसा आपका प्लान होना चाहिए, बनाना चाहिए अपना शेड्यूल। अगर आपकी स्ट्रेटेजी शेड्यूल नहीं है, तो ऑलरेडी हम उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको इसमें दिख जाएगा, ऑलरेडी मेंशन कर देंगे। दूसरा, हमारे उसमें टेलीग्राम पे ऑलरेडी पड़ा है, हमने वेबसाइट, टेलीग्राम सभी जगह अपने में डाल रखा है, कि उस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करोगे, एक एक चीज है, टाइम, सब्जेक्ट, कैसे रिवीजन हो रहा है, कितने दिन में कैसे, आप देखेंगे कि लास्ट एग्जाम के लास्ट डे तक वो अपने आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ चल रहा होगा, और टाइम भी नहीं ले रहा होगा बिल्कुल भी, 8 से 10 घंटे में ही सारा समझ जा रहा है। तो ये हमने बनाया है, तो ये एक प्रोसेस करना पड़ता है बच्चे को एग्जाम देना है तो।
सर अगर हम बच्चों की बात करें तो जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट इन दोनों में ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? जनरल नॉलेज इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का ही नॉलेज आता है जनरल नॉलेज। क्योंकि अगर वैसे नॉलेज देखें कि कौन सा ये बड़ा है, कौन सा प्लेटफॉर्म बड़ा है, ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं हैं। अच्छा। इसी को हम जनरल नॉलेज बोल देते हैं आज की डेट में। कि एसएससी बैंक में जैसा आता है वैसा नहीं है, इसमें नॉलेज चाहिए, बट इस नॉलेज में ये जरूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप जैसे कि हम सिर्फ बुक का नहीं है, बियॉन्ड द बुक जाके सोचना पड़ता है। हम्म। यूपीएससी की बात यह है कि बुक का लाइन टू लाइन कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। बियॉन्ड द बुक आप सोसाइटी से कनेक्ट करेंगे, करंट से, करंट में सिचुएशन कैसी जी। चल रही है उससे कनेक्ट करेंगे। देन आप उसमें कोई भी, हर एक लाइन का मीनिंग है, हर एक लाइन की उसमें अंडरस्टैंडिंग है, क्यों ये लाइन दी गई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये है, जैसे कभी कभार आप देखते हैं कि कोई केस होता है, आईपीएस सॉल्व करता है, उसमें लिखा जाता है उसे केसेस में कि सब कुछ बिटवीन द लाइंस दिया है, अगर बिटवीन द लाइंस अगर समझ आ गया तो आप केस जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सेम यूपीएससी है। तो जो बुक्स में या आपके नोट्स में जो लाइन लिखाई गई है, उस लाइन का पर्पस क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। सो अगर उस लाइन का मीनिंग समझ पा रहे हो तो समझो आपका ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो। आप ऊपर चले जाएंगे, बियॉन्ड बुक जाएंगे, समझेंगे, सोसाइटी से आप कनेक्ट कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का किसी का जजमेंट होगा, उससे कनेक्ट कर पाएंगे सारी चीजें। सर अगर हम रिपीटर कैंडिडेट्स की बात करें जो एस्पिरेंट है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो रिपीटर्स है उनके लिए तो देखो, उन्हें तो पहली बात इतना रिपीट कर चुके हैं तो उन्हें आइडिया खुद होगा कि कहाँ पर हम लैकिंग हो रही है उनकी। अब अगर मैं उनसे कहूँ एकदम से तो उनके और सभी का माइंडसेट अलग हो चुका है और उन्हें खुद देख रहे हैं। अब अगर उसके बाद भी वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है कि फिल्म्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, 4 बार से 10 बार से दे रहे हैं, कोई 4 टाइम्स दे चुका है, कोई 5 टाइम्स दे चुका है, बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए बेटर ये है कि वो कहीं न कहीं जैसे जुड़ जाएगी, या फिर जैसे कि हम स्किल सिखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि वीडियो के थ्रू उसे उतनी जल्दी समझ में चीज़ें ना आए, क्योंकि वीडियो मार्केट में बहुत है, यूट्यूब में बहुत पड़ा है। तो वो किसी न किसी जो क्वालिफ़ाइड पर्सन है, या फिर उसका जो मेंटर है, नॉट क्वालिफ़ाइड नहीं हो, बहुत टाइम से एक्सपीरियंस हो उसे पढ़ाने का और बच्चों को मेंटर कर रहा है, तो उनसे जाके मिले। अगर कहीं भी नहीं है तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी हमने बच्चों को दे रखा है अभी फ्री एक्सेस कि वो आए और मिले। तो कम से कम 1 से 2 सेशन में हम उसे ये बता पाएँ कि आपकी ये कमियाँ हैं। 1 से 2 सेशन में हम लगभग-लगभग निकाल लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं, उसकी प्रॉब्लम सुनते भी हैं और हम भी कि भाई इन पे आप काम कर लो। आप निश्चित है कि आपको इन चीज़ों को थोड़ा-सा सर क्वालीफाई करने अगर लायक मैं बन बात जाए। करूँ तो आई टॉपर्स मेनली कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेगी? नहीं, आई टॉपर तो देखो मेंटोरशिप के लिए जाना जाएगा और जाना जाता है। हम्म। हमने फोकस ही मेंटोरशिप पे किया है। हम्म। कि बच्चों को जो नीड है, क्लासेस, यूट्यूब, सभी जगह कुछ ना कुछ मिल रहा है उसे। जी। उसे नहीं मिल रहा तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा, सही सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, वो टाइम लॉस हो रहा है उसका। तो हम उसमें एक प्रॉपर मेंटोरशिप, और वो मेंटोरशिप हर सब्जेक्ट के लिए काम कर रही है। और प्रीलिम्स में कॉम्प्रिहेंसिव, मेंस का सभी काम करा रहे हैं और उसका कंप्लीट करा रहे हैं। साथ ही साथ फोकस का तो मैराथन में इसीलिए हमने हर सब्जेक्ट का मैराथन रखा हुआ है कि हर सब्जेक्ट को हम फोकस करें, हर चीज को दिखाई दें। लेकिन इसके बाद जैसे प्रीलिम्स होगा तो हम जरूर 2 सब्जेक्ट को अभी लेकर चलेंगे, जैसे कि एथिक्स, फोर्थ फोर्थ पेपर है जो आपका जीएस पेपर 4, और आपका एसे और प्लस जियोग्राफी ऑप्शनल, इसको लेकर अभी हम चलेंगे आफ्टर प्रीलिम्स, मेंस अगर के लिए। सर मैं बात करूँ तो कितनी ज्यादा रिविजन्स की जरूरत होगी प्रीलिम्स में? मैंने बताया ना कि अभी ये जो 3 मंथ्स है इसमें 5 to 7 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए। वो आप कैसे स्ट्रेटजी बना रहे हो वो आपकी बात है। अगर आपसे नहीं बन पा रहे तो हमने बना के रखी हुई है ऑलरेडी। 1 फरवरी से हमने उसका प्लान किया था, आप उसको जो हमने लास्ट 15 मई तक बढ़ाया उसको आप इधर थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, चीजें बराबर हो जाएंगी उधर की। ठीक है। तो आप उस, अगर आपसे बन रही है तो ओके, नहीं है तो आप हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, 100% आपको उसमें चीजें मिलेंगी, दिखाई देंगी। अगर सर हम बात करें तो कैंडिडेट जो है लास्ट टाइम पे उनके ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है, बहुत सारी चीजें उनके अंदर चलती है, तो उन चीजों को थोड़ा दूर कैसे करेंगे उनकी? देखो, इसके लिए तो दूर करने का तो सबसे बड़ा तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज भी पहले मत करिए। पहले कम से कम आपके सब्जेक्ट का 1 से 2 बार रिवीजन हो चुका हो, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। अब पीवाईक्यू आपने कर लिया हो 1 से 2 बार। इसलिए हमारी हमारी जो स्ट्रेटजी है और शेड्यूल बनाया है उसमें पीवाईक्यू ऑलरेडी हमने उसमें डाल रखा है कि पीवाईक्यू आपको डेली, डे बाय डे आप उसको करना है, कंप्लीट चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जितने हमने चैप्टर दे रहे हैं उसके हिसाब से। क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना तो बच्चा कई बार देने के बाद टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं तो डिमोटिवेट वहीं पर हो जाता है, उसको लगता है इस बार मेरा तो नहीं होगा। उसके बाद जैसे 1 से 2 बार रिवीजन हो जाए, 1 से 2 बार कम से कम पीवाईक्यू कर ले इस 3 मंथ के अंदर, फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज
सीरीज करेगा तो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि क्लासरूम में कोशिश करे देने का, ऑनलाइन नहीं, टेस्ट सीरीज क्लासरूम में। क्योंकि फोबिया क्लास का ही होता है, जब आप एग्जाम हॉल पे घुसते हैं ना, तो वो डर एक ऑटोमेटिकली सभी के अंदर है, कि एक वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक नर्वसनेस आ जाती है। तो वो हमें एक बार बार देने से, बार बार टेस्ट देने से, एग्जाम हॉल में देने से वो स्ट्रेस कम होता है। नॉलेज कितनी भी हो, लेकिन अगर वहां नहीं बैठेंगे तो आपका कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेगा ही करेगा एग्जाम। तो वो एक प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन 2-3 रिवीजन के बाद, और 2-3 रिवीजन उसके पीवाईक्यू का करने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए आपका। पता लगे पहले आपने दिया माइनस में जा रहा है, तो आपने कम नहीं आपका मार्क्स बढ़ नहीं रहे, आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, बात की जरूरत ही नहीं है। सर ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो तैयारी करते हैं और मेन टाइम पर उनको लगता है नहीं हो पाएगा तो वो एग्जाम में ही नहीं बैठते हैं। ये हाँ। भी आ जाता है, तो हम्म। ऐसे स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को आप क्या कहना देखो, चाहेंगे? मैं, हाँ, ये है कि अगर उनकी तैयारी नहीं हुई है तो नहीं बैठना चाहिए, नेक्स्ट टाइम देखिए। अगर वो उनकी तैयारी है और लास्ट टाइम पे एकदम से उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो गया है किसी चीज़ को, तो मैंने हमेशा इस चीज़ का है कि वो एक बार बैठें, मेंटोर से बात करें, मेंटोर के साथ डिस्कशन करें। और यही टाइम होता है, अभी जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी मैराथन तो हमारा चल नहीं चलने वाला है, साथ ही साथ हम इसमें एक और चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा स्टडी विद मी करके। जिसमें से किसी बच्चे को क्या होता है कि स्टडी विद मी हम क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रीजन है उसके पीछे कि जैसे कोई बच्चा घर पे है, वो कई बार होता है ना कि जब तक अकेले रह रहा है तो कई बार डिमोटिवेट होता है, कई बार उसके डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो प्रॉब्लम आती है, वो बुक रख के बैठ के सो जाता है और नहीं भी करता है, प्रेशर इतना ले लेता है कि उसके होता नहीं है। इसमें हमने क्या किया है कि हमारे साथ वो शाम को 9 PM से या 10 PM से हमारे साथ स्टार्ट करेगा, रात के 2 बजे तक, सुबह 5 AM से फिर स्टार्ट हो जाएगा स्टडी। और हमारे साथ करेगा जूम पर, या हमारे साथ जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो, कम्युनिकेशन जो भी हमारे सिस्टम होगा उसके साथ जुड़ेगा। कभी भी वो हमें वीडियो दोनों तरफ से ऑन होगा, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी पढ़ते पढ़ते वो हमसे पूछ सकता है सवाल, इमीडिएट उसे आंसर मिल जाएगा। एक तो ये है उसके, ये कि उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो मेरे साथ कोई बैठा है। दूसरा क्या होता है ना, कई बार अगर कई बार हम अकेले जब पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारा माइंड खुलता है, कभी दिमाग में किसी और चीज आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, फिर किसी कोई और सोच में आ रही है, आज क्या बात हो गई है, घर का प्रेशर है, ये लोगों का प्रेशर है, एग्जाम में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं, तो हमारी पढ़ाई पूरी हेल हो जाती है। पता लगे कि हमने 5 घंटे बैठे पढ़ने के लिए, उसमें से 1 घंटा भी ठीक से नहीं निकला, सोच में ही निकल गया, टेंशन में ही निकल गया। एंजाइटी कहीं ना कहीं उनको प्रीलिम्स करने से प्रीलिम्स रोकती है। रोकती है, वही कॉन्फिडेंस लो कर देती है ना कि आपका ये नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमने किया है कि आप देखो, वहीं पर अगर आप पढ़ रहे हो और आपका कोई गार्जियन बैठ जाए आपके सामने, पेरेंट्स बैठ जाए, मदर बैठ जाए, फादर बैठ जाए, कोई भी आपके सामने बैठ जाए, तो आप उस टाइम पे सोचना बंद कर देते हो दूसरा, सिर्फ पढ़ाई पे ही मन लगेगा, क्योंकि आपके पास कोई जज करने वाला बैठा है, समवन इज वॉचिंग, देन यू कांट, कि आप बॉदर नहीं होगे चीजों से और आपका माइंड भी इधर उधर नहीं भटकेगा। तो उसमें यह है कि जब मैं बैठूंगा, उसमें मैं खुद बैठ रहा हूं, उसमें मैं बैठूंगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको लगेगा कि कोई हमें वॉच कर रहा है, और सभी का वीडियो ऑन होगा मेरे साथ, मैं सभी को देख पा रहा हूँ, मेरा वीडियो ऑफ होगा, जब उन्हें नीड होगी तो कोई भी उसे मैसेज करेगा या बोल देगा कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, इमीडिएट में उसमें आंसर रिप्लाई हो जाएगा उसमें। तो ये है कि एक तो उन्हें गार्जियन मिल जाएगा उस टाइम पे पढ़ने का, एक प्रेशर भी रहेगा, सामने वाला दिख रहा है, उस चक्कर में पढ़ेंगे और सोचना इधर उधर की बातें बंद करेंगे और चीजें ठीक होंगी। सर अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो उसका सही समय कब कब आएगा? जब सही समय, अब रिवीजन अगर कर रहा है, हाँ। और रिवीजन अगर 2 बार हो चुका है, जी। जिसका हो चुका है वो अभी भी ज्वाइन कर सकता है, जिसका नहीं हुआ है वो कर ले, अब पीवाईक्यू कम से कम 2 बार रिवाइज कर चुके, 10 इयर्स का मिनिमम कर ले वो, और इसके बाद वो किसी भी मॉक में बैठ सकता है, कहीं भी टेस्ट सीरीज दे सकता है वो। सर अगर सेल्फ डाउट की बात करें हम्म। तो वो कैसे क्लियर करें? सेल्फ डाउट है तो उसके लिए तो मैं, देखो, सेल्फ डाउट में तो वो बहुत टाइम लगा सकता है, या सेम उसी टॉपिक पे जाए, पूरा पढ़े, समझे कि ये क्यों दिया गया है, क्या है इसका लॉजिक क्या है। अदरवाइज हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं इसके लिए, कोई चार्जेस या कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। कभी भी वैसे बीच में नीड आती है तो हमारे टेलीग्राम के थ्रू, हमारे और जो नंबर दिया गया होगा नीचे, उसमें बात करें, जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा या मेल है, उसमें से पूछें और उनको आंसर विद इन अ डे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे आएगा, अगर अदरवाइज हमारे ऑफिस में विजिट करे तब भी उसको मिल जाएगा आंसर उसको। सर नोट्स बनाना ज्यादा जरूरी है बुक रिवाइज करना? देखो, मैं अगर प्रेफर करूँ जी। आपको तो हमेशा बुक्स से आप ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि अगर आपने हाईलाइट कर रखा है चीज़ें, कई बार होता है नोट्स में हमने एक बार लिख लिया,
दूसरी वाले अगर अपडेटेड आपकी नोट्स है जी। तो आप नोट्स पढ़ो, नो डाउट। लेकिन बुक से रिवीजन कर रहे हो और लास्ट टाइम पे सिर्फ अपनी नोट्स का रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि कई बार हम नोट्स करते हैं तो हो सकता है बुक को जितनी बार आप पढ़ोगे, या आपने हमेशा देखोगे आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीज निकल के आ जाती है कि लगता है ये मिस कर गया था मैं पहली बार में, दूसरी बार में ये चीज मिस कर गया था। तो अगर बुक से करते तो आपकी वो मिसिंग जितनी भी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें जो हम मिस कर रहे थे वो कवर होने लगती हैं। दूसरा, हमारे नोट्स में अपने नोट्स साथ में रखें, जब जितनी बार बुक से पढ़ रहे हैं नोट्स साथ में उसमें अपडेट करते जाओ। जब आपको 3-4 रीडिंग के बाद, 3-4 रिवीजन के बाद लगे कि अब मेरी बुक से लगभग लगभग चीजें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, रिवीजन हो चुका है, फिर लास्ट टाइम पे आप 2-3 रिवीजन आप अपने नोट से कर सकते हैं। वो बेनिफिट, एकदम से नोट से करेंगे पता लगे कि आप नोट्स बना रखी बुक अब छू ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, तो इट कुड बी तो प्रॉब्लमेटिक सर है। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये तो है ही इसमें कि चीज़ें हम करें, चीज़ें ठीक से रहें, उन चीज़ों को हम ध्यान दे पाएँ। सर एक और सवाल है मेरा, ऐसे में बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग अभी शुरुआत में ही उन्होंने हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया है, हुँ। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? जो दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, देने वाले हैं। जो देखो बिल्कुल कॉलेज स्कूल से निकले हैं, उनको आइडिया नहीं है बिल्कुल अभी जॉब का, या उन्होंने बस स्टार्ट ही किया प्रिपरेशन और उनका फर्स्ट टाइम है, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम में ही निकाल लेते हैं। वही इसका तो देखो इसमें है, मेरा एक स्टूडेंट हम्म। रहा है आदित्य शर्मा। जी। डॉक्टर आदित्य शर्मा एमबीबीएस था वो, और उसने मेरे से मेंटोरशिप ली थी। 2022 बैच का है वो। और इसके बाद और भी बच्चे निकले हैं जिनके कई बार रिपीटर्स थे, जैसे कि अशोक सोनी है, ऐसे कुशिंदर यादव है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इसमें। तो इसमें मैं सिंपल सी बात है कि अगर आपने इतना कर रखा है और आपने कॉलेज के ड्यूरिंग अपनी कॉलेज आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है, और अब आपको लग रहा है कि यू आर एबल टू डू एंड कि अब यूपीएससी आप दे सकते हो, आपको लग रहा है कि हम लगभग लगभग प्रिपरेशन हो चुकी है मेरी, सो एक बार आप टेस्ट सीरीज देंगे, एक बार पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करेंगे। हो सकता है पीवाईक्यू ना किया हो, सिर्फ नॉलेज लिया हो, तो पहले तो पीवाईक्यू 10 इयर्स का कर लें मिनिमम, और कम से कम 2 से 3 बार। हाँ, लेकिन पीवाईक्यू का एक फंडा है। पीवाईक्यू क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि पीवाईक्यू की बुक ले लेते हैं और बुक से करते हैं। एक ह्यूमन नेचर है कि हमने 10 क्वेश्चन किए, हम्म। फिर पीछे आंसर देखते हैं कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं, फिर इसके बाद फिर 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं पीछे कितने सही कितने। और हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा ना, हम चाहे जितने ईमानदार क्यों ना हो, हमारी जो आईज होती है ना, वो आगे का रीड कर लेती हैं, और हमें लगता है हमने रीड नहीं किया है। जी। अब फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि 100 में से 50 तो मैं सही कर ही रहा हूँ, बल्कि आपका 50 नहीं, आपके 50 ठीक नहीं हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि आपने जो पहला 10 किए हैं वही आपने बिना देखे किया है। इसके अलावा जब उस आंसर मैच कराने लगे आप कि कितने सही किए 10 में से, तो 10 में से आपकी 2 क्वेश्चंस में भी सही हुए होंगे, आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 10 सही हुए होंगे। इसके बाद से आपने देखा होगा कि जब 10 के करेंगे तो 10 में से 5 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 7 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंखों ने आगे का आंसर देख लिया है। आपको लग रहा है कि नहीं किया, लेकिन देख लिया तो आपके आंसर और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि मैं तो पीओक्यू सॉल्व कर पा रहा हूँ। बल्कि ऐसा नहीं, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप नकल मार रहे हो सिर्फ वहां से। इसके लिए बेटर ये है कि वो रख ले अपनी बुक, जो बुक लेके आया है पीवाईक्यू की, वो रखे वेबसाइट पे। यूपीएससी की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, उसको डाउनलोड करे, उस पेपर को पूरा सॉल्व करे खुद से, जैसा पेपर में करते हैं अपना वो ले ले, ओएमआर सीट रखे, सेम भरे, फिर इसके बाद आंसर मैच कराए उससे। तब उसमें अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उसमें नकल नहीं हो रही, हम्म। फिर उसके बाद अपनी बुक से वो उसको मैच करा ले, चीजें कर ले, तब लगेगा कि नहीं अब ये बेटर है। अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस ला रहा है, तो अगर टेस्ट सीरीज भी नहीं ज्वाइन करा, वहां से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और मैं टाइम मैनेजमेंट उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भी जरूरी है और ये चीजों को लेकर भी है। सर एग्जाम में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है या छोड़ भी देना है जो समझ में नहीं आ रहा है? देखो पहले तो ये जितने आ रहे हैं डायरेक्ट वो कर लो, जी। इसके बाद बाकी किसी को नहीं आता है तो हम्म। हर क्वेश्चन की जरूरी नहीं है, लेकिन इतना तो जरूरी है कि जिससे क्वालिफाई हम कर पाए। और उसमें एक्यूरेसी की बड़ी खास ज़रूरत होती है। पता लगे हम 80 क्वेश्चन कर लिए जिसमें से पता लगा एक्यूरेसी है ही नहीं,
और रॉन्ग बहुत हो रहे हैं। तो हमारा इसमें ये होता है कि हमारे एलिमिनेशन ये चीज़ें करें और इतना लगभग करें कि कोशिश ये करें कि हमारे रॉन्ग कम हो और चीज़ें। तो बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे करना चाहिए। अगर उसे अच्छी स्किल है, उसके एलिमिनेशन की स्किल अच्छी है और एनालिसिस की स्किल अच्छी है, स्टेटमेंट की समझ अच्छी है, तो वो क्वेश्चन कितने भी कर सकता है, रोक नहीं है उसकी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यूपीएससी में आजकल सीसेट एक हर्डल बना हुआ है, चैलेंज बना हुआ है आज के डेट में। तो सीसेट में प्रॉब्लम आ रही है। सर अगर हम बात करें जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनको तो पता रहता है कि हमें क्या करना है, क्या एवरेज स्टूडेंट भी ये कर सकते हैं? उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? एवरेज स्टूडेंट को तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि पहले तो वो एक काम कर ले कि ये स्किल्स सीख ले, थोड़ा सा पहले तो नॉलेज ले। इसके बाद अभी ये टाइम है, जैसे मैंने बताया कि हम ऑलरेडी जो अभी हम टेस्ट सीरीज डिस्कशन करेंगे उसमें हम बताएंगे कि कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे स्किल्स हैं। और इसके बाद मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई बार प्रीलिम्स से क्वालिफाई, वो प्रीलिम्स के मास्टर हैं, उनसे भी हम रूबरू करा देंगे, जो कि अंडर है, मेरे अंडर गाइडेंस में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि नहीं अगर हो पा रहा, क्लासेस से नहीं समझ आ रहा, या कहीं ना कहीं उन्हें डर सा है कि अगर हमें कोई सामने मिल जाए हमें बता दे तो हम हेल्प कर दें, तो वो भी कर सकते हैं, या अपने किसी मेंटोर से भी पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा तो उन्हें गाइडेंस लेना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो उनसे है जो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, जो बार बार दे रहा है एग्जाम प्रीलिम्स। कंपटीशन तो है उनसे, कंपटीशन उनसे नहीं है जो रोड पे घूम रहे हैं जो चीजें, कंपटीशन उनसे है जो कई बार प्रीलिम्स हर बार निकाल रहा है, कि सीट तो वही लेके बैठे हैं। ठीक है, इस बार चांस ज्यादा अच्छा है क्योंकि यूपीएससी ने बड़ा अच्छा काम किया है कि जो क्वालिफाइड हैं वो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, वही दूसरे जो पुराने हो चुके हैं वो एक अटेम्प्ट से ज्यादा दे नहीं सकते, यूपीएससी में बैठ नहीं सकते। तो इस बार थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। सर ऐसे में जो प्रीलिम्स एग्जाम के पीछे का बड़ा फैक्टर है उसमें हार्ड वर्क जरूरी है या स्ट्रेटजी? स्ट्रेटेजी, हार्डवर्क तो आप कर ही रहे हो 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, अब बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी एंड स्मार्टनेस आपको दोनों दिखानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी में क्या है, स्किल जरूरी। स्किल कैसी? जैसे मैंने बताया कि एलिमिनेशन, एनालिसिस, इन सब की स्किल्स होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है, समझ इसलिए जरूरी है कि स्ट्रेटजी के साथ साथ समझ, कि आप किसी भी चीज, जैसे होता है ना कि आपके फादर बैठे हों और आप घर जाओ तो आपको लगता है कि फोन में बात कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हमारे फादर को नहीं पता हम किससे बात कर रहे हैं, लेकिन उनके आपके चेहरे से और आपकी बात करने के टोन से ऑटोमेटिकली मालूम चल जाता है कि आप किससे बात कर रहे हो, है ना? क्योंकि उन्होंने इतनी लाइफ को जी लिया है, समझ लिया है कि आप उन्हें बेवकूफ नहीं, वो बोलते नहीं है आपसे, वो अलग बात है। तो सेम यूपीएससी में भी है कि आप यूपीएससी की स्ट्रेटजी को समझ जाओ, एक्चुअली इसकी डिमांड क्या है, क्या ये कहना चाह रहा है। अगर उस स्टेटमेंट को समझ में आने लगा स्टेटमेंट, तो आप एग्जाम क्वालिफाई इजिली कर जाओगे। स्टेटमेंट ही नहीं समझ पा रहे हो तो कैसे? सर इस एग्जाम में एनसीईआरटी का कितना रोल है? एनसीईआरटी का बहुत रोल है। जियोग्राफी में मैं कह दूं तो हम्म। हूबहू बहु क्वेश्चन रख देता है कई बार। अच्छा। ऐसा होता है कि मैंने जियोग्राफी हो या हिस्ट्री में, जैसे आजकल हम ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़ते हैं, रामचंद्र शर्मा की, बिपिन चंद्रा, ये सतीश चंद्रा की बुक पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ आजकल थीम से क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। तो इसका नो डाउट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब मेन अगर मैं बात कहूं तो जो समझ आ रहा है ना, जो समझ सिखाती है, जो समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है, वो एनसीईआरटी से ही डेवलप होती है। इसीलिए हमने अपने उसमें स्ट्रेटजी में जो हमने शेड्यूल बनाया है 3 मंथ का, 105 डेज का, उसमें एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी भी है, एडवांस जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, वो भी है हमें उसमें। हमने बुक का नाम भी लिख लिया, प्लस ऑटोमेटिकली आपकी नोट्स होंगी वो अलग, और प्लस बाकी डिस्कशन मेरे साथ वो कर सकते हैं। सर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए या अलग अलग? लेकिन करना तो साथ चाहिए, लेकिन ये जो दौर है 3 मंथ का, इसमें सिर्फ फिल्म्स होती है। ये सिर्फ फिल्म्स के लिए है, 90 डेज या 120 डेज, 100 डेज। सो इसमें तो अभी फिल्म्स को ही फोकस करेंगे आप, क्योंकि इतना काम हो जाता है कि आप मेंस फोकस नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपने जो किया फरवरी तक, मेंस हमें कर लेना चाहिए, और साथ ही होती है प्रिपरेशन, अलग से कुछ नहीं सर होता। ऐसे में एक कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए? अब देखो क्या होता है ना, कि मैं बस ये जरूर कह सकता, टाइम की तो मैं नहीं कह सकता कि टाइम किसको कौन लगता है, सबका एक अपना अलग वो है देखने का। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप कोशिश ये करिए कि एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट पैरेलली आपके चल रहे से रहना चाहिए, पढ़ने में, पढ़ने में आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी, अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमने हिस्ट्री का नंबर पता लगा कि 1 महीने बाद आ रहा है दोबारा रिवीजन के लिए,
बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट करने में टाइम निकला जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक होता है कि हमारे जो अंदर जो एक माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट बना था, क्लियर हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं मिस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने 15 दिन के लिए उसे स्टॉप कर दिया किसी सब्जेक्ट को ना। तो थोड़ी बहुत चीजें तो आपके माइंड से जाएंगी जाएंगी। आप 15 दिन किसी चीज को ना देखो, 15 डेज, उसके बाद देखना शुरू करो, तो कहीं ना कहीं तो स्लिप तो हो जाएगा माइंड से ना, अगर वो कंटिन्यूअस आपकी चीज में है। आपकी आंखें रोज आप किसी चीज चीज को पलटते रहो, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो, पढ़ते नहीं हो आप, सिर्फ खोल के रखते हो, जी। और जैसे बोलते हो उसको देख लेते हो, और ऑटोमेटिक वहां पर वो आंखें रीड कर रही होती हैं, आप रीड नहीं करते हो। तो सेम ये है कि अगर हर सब्जेक्ट हमें आंखों से गुजर रहा है ना डेली, तो भी आपके लिए वो रिवीजन का काम करता है। इसीलिए हमने स्ट्रेटजी में सारे, मतलब अगर 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है, तो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। 2 स्ट्रेटजी में है, वो फुल 2.5 घंटे में पढ़ना है, कुछ 2.5 घंटे में 2-3 सब्जेक्ट है, कुछ आपके 30-30 मिनट में रिवीजन में चले जा रहे हैं। तो हमने इस तरीके से बनाया कि रिवीजन में भी टच रहेगा 30 मिनट में, और प्लस आपके बड़े उसमें शेड्यूल में, आपका शेड्यूल जो बना होगा उसमें चलेगा। सर, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करना कितना जरूरी है प्रिपरेशन के बहुत लिए? जरूरी है, बहुत ये मैं कहता हूँ, अगर टेस्ट सीरीज एक बार छोड़ दो, लेकिन पीवाईक्यू मत छोड़ो। जी। बहुत, पीवाईक्यू से एक तो ये समझ आता है कि हम कितने लेवल पे हैं। दूसरा, यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछेगी जैसे पीवाईक्यू में आए हैं, उसका पैटर्न यही हो सकता है, ये इस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। हम्म। दूसरी बात ये है कि पीवाईक्यू हमें ये लेकिन पीवाईक्यू मैंने बताया कि जैसे कि डाउनलोड करके या अलग से निकलवा के कॉपी, एग्जाम की कॉपी, उससे आप करना सीखो, वो ज्यादा बेटर है। अब पीवाईक्यू आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपने 10 इयर्स की पीवाईक्यू कर ली है, तो 11वें साल का पीवाईक्यू आने वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते हैं? आप ये सोचो। अगर 10 साल के कोई आप इतने लायक हो गए हैं, एंड इतने आप लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप 10 इयर्स के क्वेश्चन यूं ही सॉल्व कर दे रहे हैं, आपके सामने आया नहीं कि आपने करना सर, शुरू। ऐसे में एक कैंडिडेट को कैसे समझ में आता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? सही डायरेक्शन में उसको बस, जिस दिन उसको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठाना शुरू कर दे। ये नहीं कि सब्जेक्ट वाइज, पहले हो सकता है सब्जेक्ट वाइज वो करे पीवाईक्यू, इसके बाद किसी भी ईयर का कैसे भी करके अपना उठाए, या किसी से बोल दे, या किसी अपने जिससे भी मेंटोर से भी, दोस्त या किसी से बात करे, मेंटोर से बात करे, रैंडमली कोई पीवाईक्यू उठा ले और उसे करना शुरू कर दे। अब वो उसको सॉल्व कर ले रहा है, सीरीज में नहीं। जैसे एग्जाम में, जैसे अभी ए सीरीज की थी, अब सी सीरीज कर लिया, या अभी 2023 का कर रहा था, 2016 का ऑलरेडी पहले कर चुका है, तो अब ये काफी टाइम हो गया उसको उसको उठाया, और ए सीरीज की थी, अब सी सीरीज उठा के किया। कुछ भी कर रहा है, लेकिन आंसर वो सही दे रहा है, लॉजिक भी सही दे रहा है, इसका मतलब उसे समझ आ गया है। सर, अगर हम मैराथन सीरीज की बात करें तो क्या ये गेम चेंजर साबित होगा कैंडिडेट हाँ, के लिए? मैं अपने उसमें ज़रूर बता सकता हूँ, मैं जी। दूसरे का तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए मैराथन लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बच्चे को भले ही वो मैराथन हमारा 2 पार्ट में क्यों ना हम कर दें, भले ही वो, अगर हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम 2 पार्ट में कर देंगे, लेकिन कोशिश ऐसा करेंगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो उससे बाहर जाए, और उसका एक रिवीजन भी हो जाए, और प्लस पूरा का पूरा उसको, तो ये साबित होगा। और उसका अगर ध्यान से समझता है, ध्यान से पढ़ता है, पूरी क्लास लगाता है, या उस चीज को ध्यान में रखता है, क्योंकि हम नेक्स्ट जब हम पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे, जी। तो उसको वो कॉन्सेप्ट जो मैंने मैराथन में बताया होगा, उसी मैराथन के कॉन्सेप्ट से हम पीवाईक्यू को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बताएंगे कि देखो ये हमने मैराथन में पढ़ा है, और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट ये था। नाउ यू कैन रिलेट, इंटरलिंक कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि बेटर है कि नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए इजी हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं 10 इयर्स के कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर 10 इयर्स के हम सॉल्व कर रहे हैं इस एक मैराथन सीरीज से, और सारे क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, तो वो तो आपके लिए मैराथन भी अच्छी हो गई। जो साल भर नहीं पढ़ा, वो मैराथन में अकेले अगर सॉल्व करने की क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और आप उस उसके यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, जो विच इज अदर 10 इयर्स जो भी हैं हमारे पास, विच हैव द 10 इयर्स, तो उन सारी चीजों को क्या है कि आप आगे भी कर लेंगे उन चीजों को लेकर। सर, अगर हम वीक सब्जेक्ट की बात करें, किसी कैंडिडेट का वीक सब्जेक्ट है तो उसको सही कैसे करें लास्ट टाइम पे? उसको सही करने के बजाय है कि बाकी जो उसके सब्जेक्ट हैं, एक ही 2 सब्जेक्ट वीक होता है किसी हम्म। का, तो उसको जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम्म। उनको सिर्फ पढ़ ले, बाकी छोड़ दे।
ठीक है? और बाकी जो उसके सब्जेक्ट अच्छे हैं उनमें पकड़ बनाए जिससे वो बेटर मार्क्स ला सकता है। उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। जैसे सपोज करो कि मैं अगर कहूँ कि मुझे पॉलिटी बहुत समझ में नहीं आ रही, या मैं कह दूं कि इकोनॉमी समझ नहीं रही, जियोग्राफी नहीं समझ आ रही है, तो अब हमें जैसे कि हिस्ट्री है समझ नहीं है, तो हिस्ट्री मालूम है कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री में हमें कौन सा पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री तब भी नहीं समझ आ रही, लेकिन आपको अब पैलेयोलिथिक से मैंने जैसे एनालिसिस किया है कि कई सालों से पैलेयोलिथिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अच्छा। लिथिक एज से आता ही नहीं है बेसिकली। अगर लिथिक एज से आ नहीं रहा तो उसको छोड़ दो अभी, स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। हम्म। आप इंडस वैली से आ रहे हैं तो इंडस वैली पढ़ लो आप। इसके बाद आपका मिडवल से एक दो क्वेश्चन आते हैं, मिडवल पूरी छोड़ दो आप। आपको लग रहा है अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा तो वो छोड़ देते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसमें से देख लेते हैं एक्चुअली, कि हमें इतने टॉपिक्स पढ़ लें, काम खत्म। इसके बाद हमारा यहां से क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो एक ही दो क्वेश्चन का लॉस होगा, चल जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में हम इतनी पकड़ बना ले कि उससे बेटर हो जाए। सर, स्टैंडर्ड बुक्स और कोचिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करना चाहिए? मैं स्टैंडर्ड बुक्स का नहीं, मैं कुछ एनसीईआरटी पे भरोसा करता हूँ, हम्म। और मैं अपनी नोट्स पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं उसको सभी से मैं इंटरलिंक किया है। बाकी बच्चे को खुद पढ़ते समय उसको मालूम है, अगर उसकी नोट्स से हम्म। या स्टैंडर्ड बुक से अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं या उनका आंसर मिल रहा है, हम्म। तो समझो आपकी नोट्स अच्छी है, या आपकी स्टैंडर्ड बुक वो अच्छी है। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक इतनी मार्केट में है ना, और इतने लोग, इतनी टीचर्स सब अपनी अपनी निकाल के रख दिए है वहां पर। आज के चैट जीपीटी का जमाना है, तो फटाक से बुक भी बन जाती है, टाइम नहीं लगता, डाला निकाला बुक आ गई, और छपवा के डाल दिया, थोड़ा बहुत उसमें क्या किया, एडिट कर लिया जो भी हुआ, और अपना नाम भी आगे डाल दिया। उसका अपना कोई ऐसा लॉजिक है नहीं, किसी चीज को इतना मंथन नहीं किया कि क्वेश्चन यहीं से बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। और चैट जीपीटी आजकल यूज भी कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा। सो रीजन इस चीज का है, खास करके अगर मैं बात कहूं, कि उसको ये बस देखना है कि मेरी नोट से मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, या इस बुक से, स्टैंडर्ड बुक से मेरे क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब वो बुक या उनकी नोट्स, क्लास नोट्स हो चाहे खुद की नोट्स हो, वो अच्छी है। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ प्रीलिम्स का, मेंस का भी, तो अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो फिर बेकार है, कुछ और देख ले उसके बजाय। एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है। सर, क्या प्रीलिम्स प्रिपरेशन में आंसर जो गैस करते हैं वो ज्यादा जरूरी है या नहीं करना चाहिए? नहीं, गेस नहीं, अगर आपके अंदर स्किल डेवलप है हम्म। फिर गेस करोगे तो अच्छा रहेगा। तुक्का वाला गेस नहीं होना चाहिए कि आंख बंद की भगवान का नाम लिया और देखें कि कौन सा सही होगा, वो नहीं करना है। अच्छा। लेकिन आपके अगर एनालिसिस स्किल है, हाँ। एलिमिनेशन स्किल है, देन यू कैन गेस। जब गेस करोगे तो आपका हम्म। जो श्योरिटी है वो बढ़ जाती है, आपका जो प्रिडिक्शन है हम्म। वो उसका लेवल परसेंटेज बढ़ जाता है प्रिडिक्शन का, कि ये हमेशा ऐसा सही होगा। और सर, ऑनलाइन प्रिपरेशन और ऑफलाइन प्रिपरेशन में ज्यादा इफेक्टिव क्या है? देखो, ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही अच्छा है, हम्म। क्योंकि आप सामने सामने क्वेश्चन करते हैं और पूछ सकते हैं सब कुछ। ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में बहुत सारा आप जब पूछ रहे होते हैं बच्चे प्रिपरेशन में, और बच्चा आप पूछ रहा है और आप पीपीटी से कैसे भी पढ़ा रहे हो हम्म। फर्क नहीं पड़ता, और आपके साथ हजारों बच्चा जुड़ा है, या 500 बच्चा, 100 बच्चा भी जुड़ा है, हम्म। आप किसका किसका ध्यान दोगे? अब फिर वो बोल तो सकता नहीं है आजकल। इसीलिए हमने वो जो हमने बात की है कि एक तो मेंटरशिप टू वे कम्युनिकेशन हमने किया है, और जो स्टडी विद मी करके उसमें भी टू वे कम्युनिकेशन है, हम दोनों को देख सकते हैं एक दूसरे को। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर रहता है। उसमें क्या है कि बच्चे ने कुछ बोल नहीं पाता, लिखा, लिखने के बाद वो पता लगा कमेंट नीचे चला गया, हमने पढ़ा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। क्लासरूम में आप पूछोगे तो आपकी बात निगलेक्ट नहीं होगी, आप बताना पड़ेगा सामने वाले को, बैठ के भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहां पर डाउट क्लियर ही नहीं हो तो रहा। सर, ऐसे में क्या होता है ना, जो कैंडिडेट अकेले तैयारी कर रहे हो, सेल्फ तैयारी कर रहे हो, तो उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, हाँ, बिल्कुल सही तैयारी कर रहे कंपटीशन हैं। उन्हें नहीं मिलता। हाँ। और अगर वो मेन वहां पे जा रहे हैं, ऑफलाइन 10 बच्चों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि उनका लेवल क्या है। तो ग्रुप स्टडी कितना जरूरी है? नहीं, ग्रुप स्टडी का नहीं कह सकते, लेकिन एग्जाम देता हाँ। है, टेस्ट सीरीज देता है, अगर सेल्फ से भी कर रहा है उसमें हम्म। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहा है। वो इतना करे कि टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करे तो ऑफलाइन ज्वाइन करे,
कोशिश ये होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है तो उसको सभी बच्चों के साथ कंपटीशन देखे अपना, कि बाकी उसमें जितने बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन क्या है, और उससे सिर्फ अपने मार्क्स से खुश नहीं होने की जरूरत है, बाकी का देखें कि उससे ज़्यादा किसके मार्क्स आए हुए हैं। ये भी जरूरी है कि उससे बेटर करने की कोशिश करें। और खास करके ये चीज़ है, एक दूसरा ऑनलाइन में कोशिश ये करे कि जब भी किसी से बात करे, डाउट सेशन ले या कुछ भी करे, तो टू वे कम्युनिकेशन पे हो, वीडियो कॉल पे ले, जी। कोशिश ये करे। क्योंकि वीडियो पे होता है तो एक तो हमारा जो, वीडियो अगर नहीं हो तो आपका डर नहीं रहेगा, हुँ, वीडियो होता तब भी आप डरते हैं। हुँ, जैसे कि मैं अभी, जैसे मैं मॉक भी लेता हूँ बच्चे के, जो इंटरव्यू होता है, तो अब क्या होता है कि जब तक जूम स्टार्ट नहीं हुआ, उन्हें लगा कि सामने पैनल नहीं बैठे हैं, तो वो एम्प्लॉयज को डांट रहा होता है बच्चा। जैसे पैनल सामने दिखता है तो उसका वॉइस डाउन हो जाती है। उससे कहीं ना कहीं डर हो जाता है कि मेरे सामने कोई बैठा है जो मुझे बताने वाला है, समझाने वाला है, जो मुझे गाइड करने वाला है। तो कहीं न कहीं एक प्रेशर थोड़ा-सा बनता है, अंडरस्टैंडिंग होती है और कॉन्फिडेंस आता है, तो ये है। बाकी ऑफ़लाइन जितना मेंटरशिप ऑफ़लाइन ले, टीचर से अपने ऑफ़लाइन मिले, डाउट ऑफ़लाइन ले, या फिर वीडियो कॉल पे ले। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन हो तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो सकता, चीज़ें उतनी अच्छी और उतना बेटर नहीं हो सकता। ये कहीं न कहीं है। और आपने इतनी मेहनत और टाइम टू टाइम आपका रीचेक करना पड़ेगा अपने आप को, कितने पानी में है। तो वो भी है। टेस्ट सीरीज अगर करना है तो कोशिश करिए कि ऑफलाइन करिए, जो मेरी सलाह है। सर एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि इसके लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हुँ, प्रैक्टिस ये है कि आप जितना ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठ के दें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। एग्ज़ाम पे जाएंगे तो आपके प्रेशर क्रिएट होगा। हुँ। दूसरी बात, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी कम बहुत बच्चों को कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस तो आते हैं बट हम्म, वो कर नहीं पाते टाइम टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में हम्म। भूल जाते हैं बोलते टाइम नहीं मिला हमें टाइम अटेम्प्ट मिलने करने का का। क्या है ना, कि बच्चा क्या करता है कि पहले तो हमें एक गोला भरने की, घर में अगर प्रैक्टिस कर हम्म, रहे हैं या फिर उसमें, तो जो गोले भरते हैं उसकी एक आदत हो जाती है कि हम कितनी स्पीडली भर रहे हैं। हम्म, कई बार तो बच्चा क्या करता है, कई बार क्वेश्चन किया तुरंत गोला भरा, क्वेश्चन किया गोला भरा, क्वेश्चन किया गोला भरा, पता लगा आगे क्वेश्चन रह गए। ठीक है। तो अगर वो बच्चा, उसकी प्रैक्टिस है कि मैं इतने मिनट में सारे गोले भर सकता हूँ, तो अपना टाइम सेट करे और उसमें देखे कि वॉच कहीं ना कहीं लगी होगी, या आपको बता दिया जाता है। तो उसमें क्या होगा कि आपको मालूम है कि मैं 15 मिनट में 100 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन मैं फिल कर सकता हूँ। हम्म। 20 मिनट या 15 मिनट, जो भी है 10 मिनट्स में मैं कर सकता हूँ। उसके पहले वो सारे क्वेश्चन को ऐसे ही कर ले, टिक लगाता जाए, पढ़ता जाए, एनालिसिस करता जाए, टाइम का ध्यान रखे। बाद में उठे और अपने जो टिक लगाए हैं उन्हीं में से तुरंत गोले भरना शुरू करे। वो कई बार हेल्प भी करता है, क्योंकि आप जब ये इसलिए हेल्प करता है कि आपने एक बार गोले भर लिए और आपने एक बार टिक लगा दिया, फिर गोला भरना, जब आप गोले भरते हो तो दोबारा फिर से रीड करते हो। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका डाउट अगर है, हो सकता है तब तक आपको क्लियरिटी आ जाए कि इसका आंसर अच्छा ये था, तो आपको 2 बार चांस मिल जाता सर है। ऐसे भी पहले इजी जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है उस पे अटेम्प्ट करें या फिर हाँ। सीरीज बाय अटेम्प्ट करें? नहीं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट सीरीज बाय नहीं, जो अच्छे उसको लगते हैं पहले तो, इसलिए तो मैंने बोला ना कि पहले पढ़ते हुए करता चला जाए, गोले का बाद में रखे। तो पहले देखे कौन कौन से आ रहे हैं, फटाफट उनको करके अलग कर ले। इसका बाद जितने क्वेश्चन बनते हैं उन्हें एनालिसिस, एलिमिनेशन, फिर तो उनमें टाइम देना ही देना है। तो उनमें टाइम दे के टिक करता जाए, और लास्ट में अपने गोले भर ले, 10 मिनट 5 मिनट जो भी उसे लगता है उतना फिक्स रखे टाइम, उसमें भर ले। अ, और सर कुछ आप और अपने हिसाब से कुछ गाइड करना चाह रहे हो बच्चों को तो? अब दूसरा देखो, हिसाब से इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो सी सेट हर्डल है। और सी सेट का आजकल, क्योंकि जीएस बहुत लोगों का निकल रहा है, तो सी सेट की प्रॉब्लम आ जा रही है, प्रॉब्लम आ रही है। और कई बार चैट जीपीटी का ही हम सिर्फ सहारा लेते हैं, क्योंकि टॉपर्स ऐसे हैं कि आजकल चैट जीपीटी भी बड़ा इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट तो है ही है, एआई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नाम ही है उसका। तो उन्होंने भी कुछ यूपीएससी बच्चों को भी पकड़ रखा है, उनसे ऐड भी अपना करवाते हैं कि चैट जीपीटी कितना हेल्प कर रहा है। लेकिन मैंने जो देखा है, कई बार चैट जीपीटी आपको उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाता, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं करा सकता, नहीं बता सकता है। तो एक वो है। दूसरा, एक अपनी कोशिश करें कि बुक से ज़्यादा कोशिश करें पढ़ने का, समझने का करंट से। जब कभी ना आए तो चैट जीपीटी का यूज़ करें। इसके बाद सेकंड जो है वो है आपका सी सेट। सी सेट आज के डेट में हर्डल है। सी सेट में क्या है कि सी सेट में बच्चों का इसलिए प्रॉब्लम आता है
कि सबसे ज़्यादा कह रहे थे कि मैथ सर बहुत टफ आई थी इस बार। फिर कह रहे थे सर मैथ नहीं हो पाया, अगर मैथ हो जाता तो क्या। हमें ये हमेशा याद रखें कि सी सेट में कितने हमें क्वेश्चन की जरूरत है, 80 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमने 27 क्वेश्चन कर लिए कट पिट के, जितने भी हैं माइनस वाइनस सब निकाल के 27 अगर हमारे सही हो रहे हैं, तो समझो हम क्वालिफाई हो रहे हैं। तो अगर हमें 26 to 27 में क्वालिफाई हो रहे हैं, तो हम उसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत क्या है। अगर हम देखें तो पैसेज जो आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं उससे, तो वो लगभग 33 to 36 क्वेश्चंस उससे बनते हैं। तो 36 33 to 36 ये हो गए। बचे आपके पास 80 क्वेश्चंस, तो 50 क्वेश्चंस के आसपास, 40 to 45 या 50 के आसपास, 48 तक आपके मैथ और रीजनिंग के हो गए। अगर मैं उनमें ले लूं कि चलो 22 क्वेश्चंस लेते हैं, 44 ले लें, 36 अगर वहां आता है और 33 वहां आता है, तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। तो 22 क्वेश्चंस हैं मैथ में, 22 और 22 आपके रीजनिंग में। रीजनिंग सभी को आ जाती है लगभग। अगर 22 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी वो कर सकता है, 2 क्वेश्चन छोड़ दो, 20 क्वेश्चन वो करेक्ट कर सकता है। इतनी क्वालिटी उसमें बच्चे में रहती है। और सभी को इतना तो प्रैक्टिस कर ही सकता है कि रीजनिंग भी ना कर ले तो भी बेकार है, यूपीएससी क्या ही करेगा फिर वो। अगर 20 क्वेश्चन सही कर ले, अब उसके पास कितने क्वेश्चन की नीड है, 7 क्वेश्चन की। 27 चाहिए। अब हमें मैथ नहीं आती है, तो मैथ हम छोड़, इतनी मैथ में 22 क्वेश्चन में से दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैथ के सभी कोई कर लेता है। 2 क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लो, तो 22 क्वेश्चंस हो गए। अब आपकी चाहिए 5 क्वेश्चन। कंप्रीहेंसिव से 5 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं। जी। तो इतना तो नहीं, इतना तो कर ही सकता है। तो ये अगर स्ट्रेटजी लेकर चले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव होता नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव में ये आता है प्रॉब्लम कि हो नहीं रहा, तो उसका एनालिसिस होकर उसके आंसर नहीं मिल पाते हैं बच्चों को। उसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी बियॉन्ड द पैसेज जाता है आपकी इस। हम लोग अगर कभी ध्यान से दें तो उसमें अगर जो भी लिखा है पैसेज में, आप देखोगे या तो स्कीम से रिलेटेड होगा वो, हम्म। या तो पॉलिसी से रिलेटेड होगा, या तो कोई अभी रिसेंटली जजमेंट आया होगा, या तो वो करंट में रहा होगा, ये स्टैटिक की कोई सिचुएशन दी होगी, या डिसास्टर किसी इससे। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल 10th वाला एसएससी वाला है कि उसी में आंसर छिपा हुआ है। ये हमें बियॉन्ड द उसके भी बियॉन्ड जाना है और उसको सोचना है। एक्चुअली अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आदमी पर या ह्यूमन पर या सिटीजन पर, या इस पॉलिसी का जो भी डिमांड है उसकी, इसका असर क्या पड़ेगा, ये इसका कंक्लूजन क्या आएगा। उस कंक्लूजन को सोच के फिर आंसर लगाओगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। सर, क्या मैराथन सीरीज बिगिनर्स के लिए और रिपीटेड दोनों के लिए यूजफुल होगा? हाँ, दोनों के लिए यूज़फुल होगा, दोनों के लिए। उसके बाद यूज़फुल और अच्छा होगा जब अगर हम जो आगे का हम टेस्ट सीरीज डिस्कशन कर रहे जी। हैं, वो उनको और यूज़फुल बना देगा। क्योंकि इसलिए यूज़फुल बना देगा कि जो थोड़ी बहुत कमी है उसमें, तो टेक्निक, कम से कम टेक्निक तो इतना सीख ही जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। जब कभी प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सॉल्व कर लेना है हमको, वो चीज़ इसमें मालूम चल जाएगा। कि कभी अगर हो सकता है कि बुक में नहीं है, या आपके रिवीजन में वो क्वेश्चन नहीं आया है, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यार कर लेना चाहिए मुझे, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी वो बिल्ड हो जाए कि आप उस क्वेश्चन को अपने मेंटली, जो कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी जो आपके है और जो आपके अंदर एक नॉलेज है, उसके थ्रू एनालिसिस करो और एलिमिनेट करके उसका आंसर दे पाओ, एनालिसिस के थ्रू भी आंसर कर पाओ। सर, प्रीलिम्स क्लियर करने वाले और फेस होने वाले स्टूडेंट में, कैंडिडेट में क्या डिफरेंस है? किसमें किसमें करें। प्रीलिम्स जो क्लियर कर चुके होते हैं स्टूडेंट, हम्म लेकिन उनका आगे नहीं होता, फिर से प्रीलिम्स वो कर रहे होते हैं, और जो बिल्कुल उस अटेम्प्ट में फेल हो गए होते हैं और फिर से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हम्म। उनमें क्या डिफरेंस? उनके तो देखो डिफरेंसेस क्या है, उनके लिए तो प्रीलिम्स कोई बड़ी बात रहने की, क्योंकि दो जी। तीन बार चार बार निकाल लिया ना, तो वो उसके लिए तो एकदम इसके लिए उससे। तो आपने बताया कि हाँ स्टार्ट कर दिया है कि आप एक ही बार और कर सकते हो। हाँ, ये नहीं, वो इसके लिए नहीं है, वो जो क्वालिफाइड हो चुका अच्छा, कंप्लीट पूरा क्वालिफाइड एग्जाम। हो चुके हैं। हाँ, यूपीएससी क्वालिफाइड है, वो सिर्फ एक बार दे सकता अच्छा। है। हम्म। तो इसके लिए ये है कि सबसे बेस्ट उसका ये है कि दूसरा टाइम है तो ठीक है, करते रहो। हम्म। और नहीं, मेंस की अच्छी प्रिपरेशन करो। आप लास्ट में 2-3 महीने उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो ऑलरेडी निकाल रहे हैं और तुरंत निकाल लेते हैं, तो मेंस के लिए उन्हें जरूरी है कि अच्छा सा ध्यान दें। आप वो काम करें। तो इस बार हम मेंस का भी लेके आ रहे हैं अलग से, स्पेशल अलग मेंटोरशिप लेके आएंगे। इसके बाद कुछ सीरीज भी चलाएंगे जिससे बच्चों को मिल जाए वो चीजें, इजिली मिल पाए उनको। सर, मैराथन सीरीज की सबसे खास क्या बात है?
मैराथन सीरीज की मैंने बताया खास बात तो यही है कि एक रिवीजन हो जाएगा। दूसरा उनकी जो कहीं ना कहीं जो स्किप कर दिया उन्होंने अपनी पढ़ाई में वो उसको फुलफिल कर देगा। या कई बार होता है कि हम हर बुक को 10 बार पढ़ते हैं लेकिन वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है हमारा। और कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट उतना तो वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मेरे पढ़ाने से या किसी के भी पढ़ाने से मे बी जो कॉन्सेप्ट मुझे कभी क्लियर नहीं हो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि इस बार यार ये इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, इस वाले सब्जेक्ट का ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम था कैसे होता है और दिमाग में भी नहीं आ रहा था, बट इस मैराथन से ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने का सब्जेक्ट अगर मैं 12 घंटे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, 15 दिन का सब्जेक्ट अगर 12 घंटे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ऐसा तो है नहीं, तो मैं कॉन्सेप्ट बेस ही उसमें बताऊंगा, लिखाने की तो बात है नहीं। तो कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे, तो मे भी अगर वो कॉन्सेप्ट समझ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ताकत उसमें आ जाएगी। सर क्या सही स्ट्रेटजी रहे तो टाइम मैनेजमेंट कम हो सकता है? टाइम मैनेजमेंट सही स्ट्रेटजी रहेगी तो क्वालिफाई भी कर जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और सही पढ़ भी पाएगा, चीजें भी ठीक हो जाएंगी। ये है सारा का सारा। सर आपने इतने सारे कैंडिडेट को गाइड किया है, तो सबसे अच्छा कैंडिडेट जो एस्पिरेंट है जिसको गाइड किया हो उसकी कोई स्टोरी बताइए जो सक्सेसफुल हुआ हो। इसमें से मैं सबसे ज्यादा तो एक थी बिनोथनी सी, जो जी। 2 बार प्रीलिम्स निकाला है मेरे ही गाइडेंस में, दोनों बार सेलेक्ट भी हुई है। वो चेन्नई से थी बेसिकली, तमिलनाडु कह सकते हो आप, वहां से थी। और वो फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आई, वो ऑलरेडी पहले दिया था, क्वालिफाई नहीं हुआ होगा तो कहीं से उसे मालूम चला और उसने मेरे साथ जुड़ी थी। तो फर्स्ट टाइम में 364 रैंक आई थी और सेकंड अटेम्प्ट में उसकी 64 रैंक आई थी। तो वो एक ऐसा रहा है कि उसने मेरे साथ जुड़ी, और खास करके वहीं से एक मेरा प्लान शुरू हुआ था कि हम, और एक पहले एक और बच्चा भी था, 3-4 ऐसे बच्चे रहे हैं जिनसे मैंने मेंटोरशिप, एक 1 to 1 एंड स्टडी जो थी आमने सामने वाली, जूम पर करके, तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम समझ आए कि बच्चा कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे कि स्ट्रेटजी तो बनती है, पढ़ लिया, क्लास कर लिया, जैसे सभी ने कह दिया रिवीजन करो, रिवीजन कर डाला, पीवाईक्यू दे डाला, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये, तो फिर मैंने उससे बताया कि अगर हम चीज़ों को लेकर वहीं से, कि जो हर सब्जेक्ट को अगर हम डेली टच कर रहे हैं, चाहे जैसे कि सपोज करो कि हमने पहले, ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में 10 सब्जेक्ट, अगर ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर एंड आपका करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर सारा कवर करोगे, ऐसा नहीं है। पहले हम 3 सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, जब 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते हैं, 2.5 आवर्स में देखो आप, 2.5 आवर्स में लगभग 7.5 आवर्स बनता है। अब प्लस आपका करंट अफेयर्स 1.5 आवर का हो गया, 9 to 10 आवर्स आपके पहुंचेंगे। जब ये थ्री सब्जेक्ट्स हैं, जब ये कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होने के बाद इन्हें हम रिवीजन में लेके आ जाते हैं 30 to 45 मिनट में। 30 to 45 मिनट में रिवीजन में तीनों आ जाएंगे, जो कि लगभग 1.5 आवर या मैक्स टू मैक्स 2.5 आवर तक लेके जाएगा रिवीजन में। रिवीजन में तीन तीन सब्जेक्ट 2.5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। बाकी के जो बचे तो उसमें हमने दूसरे सब्जेक्ट डाल दिए वहां पर, टाइम टेबल तो वही है सेम। तो अब क्या हुआ कि अब हमारे 5 सब्जेक्ट कवर होने लगे एक ही दिन में, और वो रिवीजन में चल रहा है, क्योंकि आपने जो छोड़ा, जो रिवीजन आपने कंप्लीट कर लिया था बुक, वो अभी भी सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी आपके साथ रिवीजन में डेली कंटिन्यूअसली आपके माइंड में वो चल रहा है, कंटिन्यूअसली आपके माइंड से गो थ्रू हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये है कि बच्चे का टाइम नहीं मिलता रिवीजन के लिए, तो अगर साथ ही साथ चलता रहे तो बेस्ट है। तो ये स्ट्रेटजी मैंने डेवलप की, क्योंकि ये मैंने खुद किया था अपने टाइम पर, तो वो स्ट्रेटजी मैंने डेवलप कराई। दूसरा हुआ कि अगर ये हमारी चीजें हो रही हैं, तो जैसे मैंने बताया कि पीवाईक्यू जो है, जो बुक्स मिलती है मार्केट में, उससे ना करके उसे रखे, लेकिन एनालिसिस करने के लिए रखे उसके। जब वो पीवाईक्यू कर रहा हो तो या तो पेपर डाउनलोड कर ले, या उसके पीछे आंसर ना हो उससे करने की कोशिश करे। तो वो उसकी स्ट्रेटजी में एलिमिनेशन, बाकी चीजों में एक इनहांस होता है कि नहीं अब समझ आ रहा है ये कैसे होता है। सबसे पहले जरूरी है कि जब पढ़ रहा है तो सिर्फ बुक किस लैंग्वेज नहीं, सिर्फ उसे उस बुक को पढ़ने के लिए हर एक स्टेटमेंट को बियॉन्ड द बुक जाकर समझना जरूरी है। जैसे आप अभी हैं तो आपसे कोई पूछे, तो आपकी नॉलेज ऐसा होती है ना कि मैंने देखा है कि दुनिया में कैसी चीजें चल रही हैं, जी। ऐसी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन में ये हो सकता है, या जैसे डिसास्टर आता है तो ये चीजें हम ले सकते थे, हेल्प कर सकते थे, ऐसी चीजें हो सकती थी। आपको वही तो दिमाग वहां पे लगाना है क्वेश्चन में, तो वहीं से एनालिसिस डेवलपमेंट होता है। एनालिसिस स्किल जो डेवलप होती है इसी तरीके से तो होती है।
एलिमिनेशन भी ऐसे ही आता है और अंडरस्टैंडिंग भी ऐसे ही बढ़ती है। आप किसी से बात करते करते बीच समझ जाते हैं ना कि ये आदमी ऐसा होगा। आपने एनालिसिस कर लिया उस आदमी को। पहले तो समझा ये आदमी है कैसा, एनालिसिस कर लिया। अगर आपको अपने साथ रखना तो ठीक, नहीं एलिमिनेट कर दिया कि ये मेरे साथ नहीं चल पाएगा, सेम क्वेश्चन में अप्लाई करना है। जी। तो लाइफ के जैसा ही उसको इतना स्ट्रेस लेके नहीं करना कि रट्टा रट्टा वाला होता तो आप रेलवे एसएससी दे दो रट के। ये रटने का काम नहीं है, एनालिसिस का, समझने का काम। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, क्लर्क बनने नहीं जा रहे हैं ना। ये बात की बात है। सर, आप इतने सालों से कैंडिडेट को रेडी कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो उनका निकल भी रहा है, तो उसका सीक्रेट क्या है? और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ, सीक्रेट तो मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया। सीक्रेट यही है, सीक्रेट इसमें क्या आपने ही जब है। अपने टाइम पे दिया था, उस टाइम की बात हाँ, करिए। मैं ये अपना बता सकता हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। उसके पीछे लॉजिक ये था कि मेरा, एक तो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा समझदार थोड़ा ज्यादा रहा हूँ, पढ़ाई में कम लेकिन समझदार थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि मैं अ, दुनियादारी ये चीजें देखता हूँ कि कैसे, जैसे मैं मूवी भी देखता हूँ तो होता है कि क्या इसका लॉजिक क्या होगा, आगे क्या करने वाला है, क्यों ऐसा हो रहा है सिचुएशन। तो बेसिकली मैं हमेशा से रटने का कम, क्योंकि एक तो मुझे जियोग्राफी हिस्ट्री पहले पॉलिटी इतनी समझ नहीं आती थी। हम्म। अब तो सारा चीज रहता है माइंड में। तो उसका ये था कि इसे याद कैसे करेंगे, चीजें कैसे रहेंगी। सो मैं साइंटिफिक चीजें उस पर लेके आने लगा कि किसी भी चीज को, जैसे सपोज करो कि मैं हिस्ट्री में लेके चलूं, तो हिस्ट्री में अगर एक किंग ने डिक्लाइन हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन रहे होंगे। दूसरा किंग डिक्लाइन हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। क्या सभी में सिमिलरिटी है कुछ, या डिफरेंसेस है। तो वहां से एक डेवलप हो गया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये चीजें होती हैं। अगर नहीं भी किसी राजा के बारे में पढ़ा, किंग के बारे में पढ़ा, तो आपका इतना दिमाग तो काम कर रहा है कि आपने इतने लोगों के बारे में पढ़ रखा है, तो एक आइडिया है कि ये चीज सिचुएशन जरूर हुई होगी, तभी डिक्लाइन हुआ है। हुआ कि नहीं। ऐसे ही जियोग्राफी में भी है, यही चीज फंडा है। एनालिसिस डेवलपमेंट करना है, एलिमिनेट करने की बात है, कुछ भी समझने की बात है। कि अगर वो, जैसे कि अब वाटर है, अब चाहे लैटिट्यूड से ले लो, चाहे वाटर से ले लो, चाहे जिससे, अब लैटिट्यूड से अगर देखें तो पूरी जियोग्राफी लैटिट्यूड पर डिपेंड है। अगर मैं लैटिट्यूड अगर बात करूं तो 90% जियोग्राफी लैटिट्यूड से सॉल्व हो सकती है। क्योंकि आपको हर एक रीजन पे अगर 0 डिग्री है तो वहां का सिचुएशन, कंडीशन, क्लाइमेटोलॉजी, हर चीज उसकी अलग होगी। उसकी टेम्परेचर अलग होगा, उसका रीजन अलग होगा, उसका रेनफॉल अलग होगा, हर चीज उसके क्लाइमेटिक, सारी चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है। इसके बाद जैसे आप ट्रॉपिकल जोन पे जाएंगे तो वहां पर अलग अलग सिचुएशन बन जाएगी। फिर इसके और ऊपर जाएंगे टेम्परेट जोन में तो वहां अलग कंडीशन मिलेगी। और इसमें भी है कि वेस्टर्न साइड कंडीशन अलग होगी, ईस्टर्न साइड कंडीशन अलग होगी। तो अगर हमें ये चीज समझ आ जाए तो पूरी, अब जैसे अगर कोई कह दे कि मेटीरियंस क्लाइमेट में क्या चीजें होती हैं, आपको मालूम है कि इसमें एक तो अपोजिट बहुत है ये, कि जहां सभी जगह ठंड हो रहा है, सभी जगह गर्मियों में बारिश होती है, कुछ अलग वहां पर उल्टा होता है। इसके साथ साथ जहां भी मेटेरियल होगा, जहां जहां भी एरिया, वो आपने एक निकाल लिया कि इतनी डिग्री से इतनी डिग्री के बीच में, और वेस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड आपका मेटेरियल क्लाइमेट आता है, आपने वो निकाला। और अब आपका जहां जहां मेटेरियल क्लाइमेट होगा वहां सिट्रिक फूड मिलेंगे। सिट्रिक फ्रूट है तो जाहिर सी बात है वाइन डेवलप हो रही होगी, वहां वाइन मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। तो तुरंत आपके माइंड में आ जाता है टाइगर टुंड्रा कहाँ होगा, कैसी चीजें होंगी। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक चीजों से, कि हाँ मैंने इस चीज को देखा, आप सभी जगह अप्लाई कर देना उसको। सर, अगर बात करें हम तो पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे डिफरेंसेस आए हैं, तो कैसे तैयारी करें, स्ट्रैटेजी? देखो, मेरे टाइम की स्ट्रेटजी, अभी के टाइम की स्ट्रेटजी में कोई ऐसा फर्क नहीं है। अच्छा। ना ही कोई ऐसा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। हम्म। क्योंकि मैं भी बहुत बूढ़ा पुराना नहीं हूँ अभी। सो अभी अभी का ही देखा है मैंने, और बहुत पहले, हाँ, ऐसा था 2011 से पहले ऐसा था कि फैक्ट्स आते थे। उसके बाद से फैक्ट्स आना, एनालिसिस बेस पर, स्टेटमेंट बेस्ड हम्म। क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले तो इतना ज्यादा होता भी नहीं था, बहुत इजी था, रट लो आप, फैक्ट रखो, खत्म करो। इधर चेंज हुआ, इधर चेंज होने के पीछे ये मेन लॉजिक था कि अब जैसे मैंने अपना बताया कि स्ट्रेटजी मेरा ये था कि पहले तो मैंने एक रिवीजन सिस्टम शुरू किया था कि कैसे मैं अपनी एनसीईआरटी, 2 घंटे तो मुझे एनसीईआरटी डेली पढ़नी पड़नी है। हम्म। चाहे वो एग्जाम आ गया हो, चाहे जितनी जितनी बार रिवीजन हो गए एनसीईआरटी, लेकिन सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। उसके लिए है 11th क्लास की जियोग्राफी पढ़ लो आप, 11th क्लास की ही पॉलिटी आपको पढ़नी है, और 12th क्लास की थीम पढ़ लो आप। और 11th क्लास की अगर आपके पास टाइम है,
इन उसके लिए आपकी इकोनॉमी के लिए तो पढ़ो, अदरवाइज इकोनॉमी मैक्सिमम करंट से आती है, तो आप स्किप कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। तो इस पे आप अगर डेली करोगे तो बहुत कम है, और हमेशा मैक्सिमम जियोग्राफी में तो खासकर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो वो आपका रिवीजन अगर 2 घंटे पर मंथ रहेगा तो आपका यहाँ से लेवल यहाँ पहुंच जाएगा। इन्वायरमेंट भी काफी हद तक उससे कवर हो जाती है, इन्वायरमेंट, डिसास्टर, ये सारी चीजें। इसके साथ जो बाकी एडवांस बुक्स जो थी कुछ उनको मैं फॉलो करता था अपनी, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी वो वाली हो गई, जियोग्राफी के लिए जीसी लियोंग हो गई, और मैं खुद से पढ़ना उन चीजों को लेकर। तो एक जो मेरा रिवीजन स्ट्रेटजी था कि हमारा 2 सब्जेक्ट कम से कम रिवीजन में चलते रहे डेली, और 2 सब्जेक्ट को मैं परमानेंट पढ़ता रहूं, ऐसा मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ता रहूं। और एनसीईआरटी का रिवीजन रिवीजन हो या कितनी बार हो वो तो चलते रहना, चाहे 20 बार रिवीजन हो जाए तो चलता रहेगा। और लास्ट के जो 3 मंथ्स थे उसमें मैं टारगेट हमेशा करता रहा हूं कि 6 to 7 टाइम्स मेरा रिवीजन हो जाए हर सब्जेक्ट का। इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊं मैं, 6 to 7 टाइम्स रिवीजन। अब वही चीजें मैंने अप्लाई की बाद में भी जो बच्चों के लिए, वो भी क्वालिफाई उसी से हुए। अभी भी हमने जो शेड्यूल बनाया है वो भी इसी स्ट्रेटजी बेस पे है कि जो बच्चे क्वालिफाई कर पाए, 5 to 7 टाइम्स उसका रिवीजन हो ही जाएगा हमारे शेड्यूल, हमारे स्ट्रेटजी से। हम ये नहीं करें कि हमारी फॉलो ही करो, लेकिन आप एक बार अपना भी कर सकते हो, हमारा देख सकते हो, अगर आपके लिए हेल्प हो सकती है तो ओके है। इसके बाद जब मेरी ये चीजें वो हो गई, मैंने पीवाईक्यू कम से कम मैंने 10 टाइम्स मैंने लगाया होगा। एक तो मैं जब पढ़ता हूँ उसी टाइम पर, जैसे आज मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, दोनों के पीवाईक्यू मैंने कंप्लीट कर लिए उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो एक तो वो हो गया, क्लियर हो गया। जी। इसके साथ फिर जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, और ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अगर पीवाईक्यू आप जितनी जल्दी जितना ज्यादा कर पाते हो, आप टेस्ट सीरीज अगर 2 भी ज्वाइन कर लें या एक ही ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट कर लें तो भी काफी हेल्प हो जाए, क्योंकि वो आपका फोबिया, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, फोबिया खत्म करता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर कम करता है। इस चीज के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज से आपका क्वालिफाई होने वाला है, टेस्ट सीरीज हेल्प करता है आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और चीजें करने में। तो आप पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करें, अब प्लस सेकंड पे आप टेस्ट सीरीज पर आए। टेस्ट सीरीज में ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं लैकिंग है, फिर अपने मेंटोर या किसी चीज से देखे, फिर पीवाईक्यू पे जाओ कहां पर कमी आ रही है, अपने बुक्स को, अब बुक्स से एनालिसिस करने की कोशिश करें। मेरा जो एनालिसिस का था, मैं हमेशा बता दूं कि अगर मैं चाहे टेस्ट सीरीज कर रहा हूं या मैं पीवाईक्यू कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं था कि मैं बुक के पीछे के आंसर देखता था या कोचिंग मुझे आंसर भेज रही है उससे करता था। नहीं, उससे क्या करता था मैं कि उस चैप्टर से, सपोज करो कि अगर ओशन करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया मुझे, तो मैं ओशन करंट वाला चैप्टर खोलूंगा, उसको पूरा रीड करूंगा जी। एनसीईआरटी से, अपनी नोट्स से, फिर वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, क्यों नहीं हुआ मुझसे ये, उसको बार बार ट्राई करूंगा कि ये मुझे हो जाना है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो क्वेश्चन मेरा रेडी हो गया, उसके चक्कर में ये जो चैप्टर मैंने किया वो चैप्टर का मेरा रिवीजन फिर से हो गया, तो डबल उसकी बेनिफिट मुझे मिल गया। तो ये मैं स्ट्रेटजी इसमें करता था अपने लिए, शुरुआत मेरी यही थी और यही परमानेंट चलती रही है मेरी शुरुआत में। सर 2026 के स्टूडेंट के लिए, प्रीलिम्स के स्टूडेंट के लिए लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज ये है कि वो हमारे मैराथन क्लास में ज्वाइन करें, कोशिश ये रहे। और उसमें हम कॉन्सेप्ट बेस, जैसा मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है जी। कॉन्सेप्ट कुछ ना आए हो, जो मैं कॉन्सेप्ट रेडी कराता हूँ, जिससे आप जो क्वेश्चन बुक्स नहीं पढ़ी है, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, बिना पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आपके पास आ जाए, एबिलिटी आ जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन का, इस मैराथन के जस्ट सेकेंड डे शुरुआत से ही उसकी हम पीवाईक्यू का एक सेशन चलाएंगे हर सब्जेक्ट का। जैसे जियोग्राफी कंप्लीट होती है जियोग्राफी का, हिस्ट्री कंप्लीट होती है हिस्ट्री का, वहां से भी हम टेक्निक यूज करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग और प्लस कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया, वो हेल्प होगी उसके। इसके बाद हमारे लिए, हर बच्चे के लिए एक यही है कि वो मेहनत करे इस चीज पे, पहले पीवाईक्यू पे फोकस करे, मैराथन करे, और अपना जो बना रखा है नोट्स और एनसीईआरटी डेली फॉलो करे, और अपना एक टेस्ट सीरीज कम से कम ज्वाइन कर ले, जिससे उसके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। उनके लिए एक हम हेल्प कर सकते हैं, हमारा ओपन है आई टॉपर एनी टाइम, कि अगर उन्हें इस बीच में विद इन 3 मंथ जो भी हेल्प चाहिए होगी हमसे, वो हमारे पास चाहे कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू या ऑफिस में विजिट करके हमसे हेल्प ले सकता है। तो कहीं ना कहीं आई टॉपर्स से जो कैंडिडेट है उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस मिलेगा, साथ ही साथ जो निकले हैं बच्चे मेरे गाइडेंस में पहले, जी। वो भी हेल्प करेंगे, हमारे साथ सारे टॉपर्स ही जुड़े हैं इसमें,
जैसे सजल है, वो भी यूपीएससी टॉपर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, तो वो सभी टॉपर हैं। ऐसा नहीं कि कोई नौसिखिया टाइप का है या फिर वो कुछ ऐसा सिखा रहा है कि जो आपको आइडिया ही नहीं लगे कि क्या पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है। आपको सारी चीजें एकदम, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा विद इन 10 डेज हमारे साथ जुड़ने के बाद कि आप इस बार क्वालिफाई हो सकता है आपका। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू।